जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 12th सेशन 2021 का सब्जेक्ट मैथ का सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं इसके सोल्यूशन जो होंगे वो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, तो आज वो टाइम आ गया है जब मैं आपको इसके सोल्यूशंस को करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पेपर में क्या क्या आएगा। हमारा पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ईच पार्ट क्या होगा हमारा, कंपलसरी होगा, यानी कि अटेम्प्ट करना अनिवार्य होगा। और पार्ट ए कितने मार्क्स का होगा हमारा, 24 मार्क्स का होगा। पार्ट बी कितने मार्क्स का होगा, 56 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो टोटल 80 मार्क्स का हमारा पेपर बन जाएगा। तो जो पार्ट ए होगा, है ना, पार्ट ए पार्ट ए एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें कैसे होंगे, पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप, और पार्ट बी में कैसे होंगे, सब्जेक्टिव। ठीक, सब्जेक्टिव यानी डिटेल में जिनका सोल्यूशन लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव जिनमें शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं। अब बोथ पार्ट ए एंड बी हैव चॉइसेस, दोनों में कुछ ना कुछ चॉइसेस होंगे। और पार्ट ए कितने मार्क्स का है हमारा, 24 मार्क्स का है, और ये है 56 मार्क्स का। ठीक है, साथ में आप आगे क्या बोल रहे हैं, पार्ट ए के बारे में बताया कि पार्ट ए में दो सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा। ठीक है, दो सेक्शन में हमारा पार्ट ए डिफाइन होगा। पार्ट ए हमारा दो सेक्शन में डिफाइन होगा। सेक्शन 1 में 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन 1 होगा हमारा, उसमें 16 क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स के। ठीक है, 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन 1 में। और जो सेक्शन 2 होगा वो केस स्टडी होगा। केस स्टडी जो इस बार नया हमारा ऐड हुआ है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका कि केस स्टडी क्या होता है। इसका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि ये जो चीज़ जुड़ी है ये काफ़ी यूनिक चीज़ जुड़ी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं आगे, एन एग्जामिनिंग अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स। दो हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें तो इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें 5 में से हमको 4 अटेम्प्ट करने होंगे इसमें से, और 4 इसमें से। ठीक है, तो ये मिला के कितने हो जाएंगे हमारे, 8 क्वेश्चन ये हो गए, और 16 क्वेश्चन सेक्शन 1 में हो गए। तो 16 मार्क्स, एक एक मार्क्स के सारे, तो 8 मार्क्स ये हो गए और 16 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स का ये हमारा पार्ट ए था, तो ये हमारा पार्ट ए का पूरा क्राइटेरिया होगा, यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड होगा हमारा पार्ट है। और पार्ट बी में क्या होगा हमारा, थर्ड सेक्शन होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ होगा, 3 सेक्शन होंगे इसमें। ठीक है, तो सेक्शन थर्ड में 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। ठीक, और जो सेक्शन फोर्थ होगा उसमें 7 क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के। और जो फिफ्थ सेक्शन होगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के। तो इनको जब हम ऐड करेंगे, 10 इंटू 2 20, और 7 इंटू 3 21, और 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 56 मार्क्स। तो ये 56 मार्क्स का ये हो गया, और 24 मार्क्स का ये, दोनों मिला के 80 मार्क्स का हमारा कंप्लीट पेपर बन गया। यानी कि हमारे कितने सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, यानी 5 सेक्शन होंगे इस बार हमारे लिए एग्जाम में, जिसमें हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन 1 के लिए सॉल्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2। ऐसे हर सेक्शन के लिए मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा और सारे आपके क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फंक्शन एफ आर से आर डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब को बताना है ये 1 है या नहीं। तो 1 के लिए आपको बता देता हूँ बेसिक सा। अगर हम कोई फंक्शन दिया है एफ आर से आर में, जैसे यही फंक्शन है, और क्या बोला है, एफ एक्स जो है हमारा एक्स क्यूब है। अगर किसी फंक्शन को हमको 1 बताना है तो हमने क्या करेंगे, दो डोमेन के पॉइंट लेंगे, x1 और x2। किसमें से, डोमेन हमारे यहाँ क्या है, रियल है। और हम मान लेंगे कि इफ़ कि उनकी इमेजेस जो हैं, इमेजेस यानी f के अंदर जब x1 रखेंगे और जब f के अंदर x2 रखेंगे, यदि हमने मान लिया कि इमेजेस इन दोनों पॉइंट की इक्वल आई
और फिर हम इसको सॉल्व जब करेंगे पूरा, तो अगर हमको सिर्फ x1 इक्वल्स टू x2 ही मिल जाए, बस यही मिले, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 फंक्शन बन जाएगा। अगर इसके अलावा और कोई कंडीशन भी मिल गई सॉल्व करने के बाद लास्ट में, तो हम कह देंगे ये 1 नहीं है। तो सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा काम क्या होगा, x1 x2 दो डोमेन के पॉइंट लेंगे और क्या करना है, हमने इमेजेस को इक्वल रख देना है, ठीक है, दोनों पॉइंटों की रख दिया। अब f ऑफ x1 कितना देगा, जब हम x रखते हैं तो x क्यूब मिलता है, जब x1 रखेंगे तो x1 क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ मिलेगा x1 क्यूब इक्वल, और इसमें क्या मिलेगा, x2 का होल क्यूब। इतना आया समझ। अब इस टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी इस साइड, यानी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे ए का काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है, तो हमारे को क्या मिलेगा, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब क्या मिलेगा, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, यानी ए की जगह रखना है x1 और बी की जगह रखना है x2। सेम x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ मिली हमारे को इसकी जगह, तो इसकी जगह हम रख देंगे ये पूरा टर्म, यानी कि x1 माइनस x2 ब्रैकेट x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर रहे ये एक ब्रैकेट में, और ये दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आता है, कब हो सकता है, मैं बोलूँ अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर 0 मिल रहा है, ठीक है, तो उनमें से जो एक नंबर होगा उसको हमेशा क्या होना पड़ेगा, 0, यानी कि या तो a 0 हो और b 0 हो, या फिर ये दोनों 0 हो जाए, तभी हमको 0 मिलेगा। यानी इन दोनों नंबरों में से एक नंबर को पॉसिबली 0 होना पड़ेगा, मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा कि ये चीज जो होगी ये कभी भी 0 नहीं देगी, ये टर्म कभी भी 0 नहीं देगा हमारे लिए, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ 0 नहीं होगी कभी भी, तो इस प्रोडक्ट को 0 होने के लिए क्या होगा, इस टर्म को 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये टर्म 0 होगी तो क्या होगा, x1 माइनस x2 को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब। तो जब x1 इक्वल्स टू x1 माइनस x2 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x2 सामने जाके x1 इक्वल्स टू x2 टर्म, ये चीज़ सिंपल मिलेगी हमारे को। तो यही मैंने बताया था, x1 x2 को लेके चले थे हम, और लास्ट में सॉल्व करके हमारे को क्या मिला, x1 जो था x2 के इक्वल आया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला। इस वजह से ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में ही है और करके है ये, मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना था, ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना था। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन अ सेट हुज NA इक्वल्स टू 3, यानी पूछा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्या होता है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस का n, जहाँ पे n क्या होगा, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, इन द सेट, यानी जितने सेट में एलिमेंट होंगे उतने n हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन द सेट ए, सेट ए में कितने नंबर है, NA, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हम यहाँ n की वैल्यू 3 रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, यानी 2 की पावर 9 माइनस 3 6, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये था, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बस रखना है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिलेशन आर इन सेट, सेट दिया हुआ है हमें एस, उसमें एलिमेंट है 1 2 और 3,
और बोला है डिफाइन कैसे रिलेशन आर, इसमें एलिमेंट क्या है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है और 3 का रिलेशन 3 के साथ है। मतलब ये ऐसे रिलेशन डिफाइंड है। विच एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर टू बी रिमूव टू मेक एन इक्वलेंस रिलेशन। तो बोल रहे हैं इस रिलेशन में से किसे हटा दें कि ये रिलेशन जो हमारे को गिवन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें पता है कोई रिलेशन अगर इक्विवेलेंस होगा तो उसे 3 चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए वो, दूसरी सिमेट्रिक होना चाहिए वो, और तीसरी ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फिर उसमें देखते हैं कि किस वजह से नहीं हो रही है, तो उस पॉइंट को हम निकाल देंगे। तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है कि जितने भी हमें एलिमेंट सेट में दिए हैं उनका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, सभी एलिमेंट्स का। तो जैसे 1 एलिमेंट है तो इसका रिलेशन खुद के साथ है। ठीक है, तो 1 एलिमेंट का हो गया। अब सेकंड एलिमेंट 2 है तो 2 का देखो 2 के साथ रिलेशन है। ऐसे 3 का रिलेशन 3 के साथ है। तो सभी एलिमेंट जो सेट के हैं यानी 1 2 3 तीनों एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर 1 2 का रिलेशन मिल रहा है हमें आर के अंदर, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए उसमें, यानी 2 1 भी होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे 1 1 मिल रहा है तो 1 1 का उल्टा भी 1 1 ही होगा, तो ये पॉइंट तो हो गया सिमेट्रिक। अब ये पॉइंट है 1 2, तो इसका उल्टा देखते हैं 2 1 भी है, इसमें बिलोंग करता है या नहीं, तो 2 1 इसमें नहीं है। इस वजह से हम ये सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा है। किसकी वजह से? 1 2 की वजह से, इसकी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। अगर सिमेट्रिक तो ये फिर इसकी वजह से इक्विवेलेंस भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए इन तीनों को सेटिस्फाई करना था। तो पहली तो हो गई थी, लेकिन सिमेट्रिक में ये पॉइंट हमारे को प्रॉब्लम कर रहा था सिमेट्रिक होने के लिए। और अगर सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा था तो इक्विवेलेंस नहीं हो पा रहा था। तो हमें यही क्वेश्चन में बोला था कि कौन सा एलिमेंट आर में से रिलेशन को हम हटाएं तो ये इक्विवेलेंस बन जाए, तो ये वाला पॉइंट हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 1 2। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। डिफाइन कैसे आर है हमारा डिफाइन a b। ठीक है, और सच दैट अंडर रूट ए जो होगा हमारा वो b के इक्वल होगा। इसको बताना है ये फंक्शन होगा या नहीं, फंक्शन होगा या नहीं ये बताना है। तो फंक्शन के लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए, फंक्शन आर सेट से है यानी रियल नंबर से है। ये चीज होती है डोमेन यानी इनपुट, और ये होती है कोडोमेन। तो हमको जैसे यहाँ से पता ही लग रहा है बी की वैल्यू किसके इक्वल है, अंडर रूट ए के जैसे, यानी कि आर जो है हमारा वो सिंपल क्या है ए कॉमा और बी की वैल्यू किसके इक्वल है, अंडर रूट ए के। तो ये लिख दिया, इस टाइप का ये डोमेन है और ये आउटपुट आएगा। ठीक है, मतलब है अगर f के अंदर हम a रखेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट ए। अब इसको बताना है ये फंक्शन है कि नहीं, और a हमारा r से है। तो फंक्शन होने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि डोमेन का क्या है, कहाँ से डोमेन है हमारा, पूरे रियल नंबर से है। ठीक है, पूरे रियल नंबर आपको पता ही है। तो मतलब अगर ये फंक्शन होगा तो डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए कुछ हमें ये मिलना चाहिए, रेंज या कोडोमेन में से रेंज मिलनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं अगर नेगेटिव रियल नंबर ले लें, जैसे नेगेटिव रियल नंबर यानी -1 ले लें, तो एक ही जगह हम अगर -1 रखें यहाँ, तो f(-1) क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ -1। और ये -1 तो रियल में बिलोंग ही नहीं करता है ना, यानी ये बिलोंग ही नहीं करेगा तो ये डिफाइन ही नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। यानी कि जितने भी नेगेटिव पॉइंट हम इसमें रखेंगे तो वो डिफाइन नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एवरी नेगेटिव रियल नंबर ऑफ डोमेन हैज नो इमेज इन कोडोमेन।
देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये हमने स्टेटमेंट लिखनी है। तो समझ आ गया होगा आपको कि जितने भी नेगेटिव नंबर रख रहे हैं तो उनको वो डिफाइन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ये इमेजिनरी नंबर मिल जा रहा है, रियल में से नहीं आ रहा है। इस वजह से जितने भी नेगेटिव नंबर थे उनकी इमेज हमें नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और पार्ट है इसका, और वाला, एन इक्वलेंस रिलेशन आर इन ए डिवाइड इनटू इक्वलेंस क्लासेस। ए को हमने इक्वलेंस क्लासेस A1 A2 A3 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनियन। अगर हम इक्वलेंस क्लासेस को डिवाइड कर रहे हैं जितने भी नंबर ऑफ इक्वलेंस क्लासेस में, ठीक है, किसी सेट को, तो जब भी हम उन सबको मिलाएंगे, ठीक है, यानी यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला देना। तो हम जब भी उनको मिलाएंगे तो वो क्या देगा, कंप्लीट जो हमारा सेट था या रिलेशन था, ठीक है, इक्वलेंस, वो कंप्लीट सेट दे देता है। तो पहला यही चीज पूछी हुई है। और दूसरी जो ये चीज तीनों होते हैं इक्वलेंस क्लासेस, ये डिसजॉइंट होती हैं, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब होता है कि ए का एक भी एलिमेंट इसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा, ऐसे ही A2 का एक भी एलिमेंट इसके साथ, मतलब A1 A2 A3 में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो तीनों में मैच कर जाए, ठीक है। यानी तीनों के एलिमेंट जो होंगे डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं, एक भी एलिमेंट इनमें ऐसा नहीं मिलेगा जो मैच कर जाएगा एक दूसरे से। तो जब उनकी इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन वाले एलिमेंट ही उठाते हैं, तो इंटरसेक्शन में हम क्या उठाते हैं, कॉमन वाले एलिमेंट। तो इनमें डिसजॉइंट है तो कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा, तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब एम्प्टी सेट मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो गया थर्ड वाले का। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मैट्रिक्स पे बेस्ड है। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी, ठीक है। तो उसको पहले मैं आपको बता दूं, अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसको ऐड करने के लिए दूसरी मैट्रिक्स भी क्या चाहिए, 3x3 की ही चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स 2x1 की है तो उसको ऐड करने के लिए भी दूसरी मैट्रिक्स क्या चाहिए, सेम ऑर्डर की चाहिए, यानी 2x1 की। या सेम वे में सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही सेम है, यानी कि ऐड करनी हो दो मैट्रिक्स या फिर सब्ट्रैक्ट करनी हो तो उनकी जो ये ऑर्डर होना चाहिए वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इसी पे बेस्ड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है ए का ऑर्डर क्या है, 3x n, ए का ऑर्डर है 3x n, और बी का ऑर्डर है m×5, m×5 या m/5। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a। तो 5a का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम यही होगा 3x n, और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करनी है मैट्रिक्स 3 ऑफ b। 3 ऑफ b का भी क्या होगा, सेम यही होगा ऑर्डर, है ना। तो मैंने बताया भी आपको कि अगर सब्ट्रैक्ट करनी हो चाहे ऐड करनी हो दो मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 3x n को इक्वल होना चाहिए m×5 के। तो यहाँ से पहला एलिमेंट 3 है और यहाँ पे क्या है m, तो m की वैल्यू हमारी 3 हो गई और n की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। तो क्या पूछा था हमको, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a माइनस 3b। तो क्या ऑर्डर बनेगा, 3 और n की वैल्यू कितनी आई, 5, यानी 3x5 की हमारी जो मैट्रिक्स मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा इक्वल होगा, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज करके इसका आंसर निकाल लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालनी है। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए को दो बार मल्टीप्लाई, वेयर ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स कैसे गिवन है, ए कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे, और जिसके एलिमेंट कैसे हैं, ए आई जे क्या देता है, 1 एंड 0। 1 कब देता है, जब आई नॉट इक्वल्स टू जे हो और
जब i इक्वल्स टू जे होगा तो 0 देता है। अब हम जानते हैं कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या होगी, उसमें 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे और उसके एलिमेंट क्या होंगे, A11 A12 A21 A22। ठीक है, इतना समझ आया। अब इन एलिमेंट्स को हमको निकालना है विद हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ पहला एलिमेंट i का काम करता है, दूसरा एलिमेंट j का। तो A11 क्या होगा, सेम मिल रहे हैं i और j की वैल्यू, और i और j की वैल्यू मिलने पे सेम पे तो 0 एलिमेंट देगा ये। सेम A12 का मतलब i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट पे हमको क्या देता है, 1 देता है। सेम A21 पे भी डिफरेंट है, तो डिफरेंट पे क्या देता है, हमें 1 देता है। और A22 एलिमेंट जो चौथा एलिमेंट है वो i और j इक्वल आ रहे हैं, जहाँ पे इक्वल होता है वहाँ क्या देता है, 0 देता है। तो हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या मिली, A11 की वैल्यू क्या है 0, A12 की वैल्यू क्या है 1, A21 की वैल्यू कितनी है 1, A22 की वैल्यू कितनी है 0। तो A मैट्रिक्स ये मिल गई और पूछी हमसे A स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है 2 टाइम्स। A स्क्वायर का मतलब क्या होगा, A इंटू ए, तो A मैट्रिक्स फिर इंटू A मैट्रिक्स, और मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता ही होगा, पहला इसके साथ दूसरा इसके साथ। तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा मैट्रिक्स का 0 प्लस 1। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0। सेम में अब पहली रो का सबके साथ हो गया, इसके सारे कॉलम के साथ। अब इसका सेकंड रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1 और 0। तो क्या मिलेगी 1 0 0 1, ये मिलेगा A स्क्वायर का आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हो गया। और क्वेश्चन गिवन है, एक A स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और साथ में क्या बोला है, ये ऑर्डर कितना है 3/3 की है, ठीक। तो बोला है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -4, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -4, तो फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते थे कि ए का इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका यूज करेंगे हम। ये फॉर्मूला पता है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आइडेंटिटी, और यहाँ हो जाएगा ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए आइडेंटिटी, जितना ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है इसका, एक मैट्रिक्स का 3। तो ये बना हमारा। अब इससे आगे हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, तो हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाया है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, सेपरेट हो जाता है, ए के साथ भी अलग से चला जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए के साथ भी अलग से चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की, ऑर्डर 3 की। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसके बाहर क्या है ए, तो ए सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ए से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर क्या मिलेगी हमें मैट्रिक्स, इस टाइप की मिलेगी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बनी, और उसका क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो निकाल के देखना, अब ए क्यूब डिटर्मिनेंट का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ एक ए का डिटर्मिनेंट है, यहाँ 3 है पावर में, तो कितने बच जाएंगे 2, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारा, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है हमें, हमारे को दी -4, उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट 16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, और डिटर्मिनेंट कितना है
ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है 7 और ऑर्डर है 3/3। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी A11 कैपिटल A21 प्लस A12 कैपिटल A22 प्लस A13 कैपिटल A23। इसकी वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे ये कैपिटल वाले क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं। ठीक, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो एक आपके एनसीईआरटी में रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रोज स्लैश कॉलम्स आर multiplied with cofactors of any rows slash columns, then their sum is 0। ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है डार्क करके, ये आप खुद देखेंगे कौन से पेज नंबर में। अगर आपको मिल जाए तो कमेंट में लिख देना आप कौन से पेज नंबर पे। तो इसमें स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अगर एलिमेंट्स हैं रो के, उनको हम मल्टीप्लाई कर दें कोफैक्टर्स के साथ, ठीक है, तो अगर फिर उनका सबका सम करे तो वो 0 आता है। ठीक है, तो ये क्या था, रो के एलिमेंट्स थे, ये ऐसे थी ना, 3/3 की कैसे होगी, पहली रो क्या होगी, A11 A12 A13, यानी A11 A12 A13 ये रो हो गई, और इनका एलिमेंट्स का किसके साथ है, कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है। ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और उनका क्या किया हमने, सम किया हुआ है, ये रहा, ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या देता है हमें, 0 देता है। तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, इतना समझ आया, यही था इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, सेवंथ को। सेवंथ क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, इनमें से एक अटेम्प्ट करना है आपने। तो फर्स्ट में क्या बोला है, फाइंड करना है इंटीग्रेशन e⁻x1 माइनस कॉट x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रेशन बताना है कितना होगा। तो हम इसको सॉल्व करने की बजाय इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो वो रिजल्ट क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन e⁻x है और अंदर फंक्शन कोई f(x) है और प्लस में इसी का क्या है, डेरिवेटिव भी है प्रेजेंट, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या बन जाता है हमारा, e⁻x f(x) के साथ मल्टीप्लाई प्लस c, ये इसका रिजल्ट होता है डायरेक्ट। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये जो चीज़ है ये f(x) का काम कर रही है, और जो इससे आगे है ये डेरिवेटिव का काम कर रही है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा फिर, e⁻x देता है और f(x) इस पूरे के इक्वल है 1 माइनस कॉट x प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन यही आएगा, करके देखेंगे तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया, ये। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें बोला इवेलुएट करना है हमें इंटीग्रेशन माइनस का π/2 से प्लस π/2, और अंदर है x² sin x dx। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, तो जब भी हमारा एक रिजल्ट होता है, अगर इंटीग्रेशन -a से a में है और फंक्शन f(x) dx है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 आता है। कब, जब व्हेन f(x) इज ऑड फंक्शन। ठीक है, जब f(x) ऑड फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा हमारा। तो इसको चेक करना है कि ये ऑड है या नहीं। तो ऑड के लिए क्या होता है, हम f के अंदर अगर -(x) रखें, ठीक है, और क्या हो जाए, माइनस बाहर आके f(x) मिल जाए, तो वो ऑड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हमारा f(x) इसके इक्वल है पूरे के, यानी f(x) है हमारा x² sin x। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये ऑड है या नहीं। तो ऑड होने के लिए इसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो हम f के अंदर -(x) रखते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ -(x) रखना है, यानी x की जगह
माइनस एक्स, और x की जगह फिर से माइनस एक्स रखना है, ठीक है। तो अब x माइनस एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन हम ये जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा क्या देता है, माइनस साइन एक्स या थीटा, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और साइन एक्स साथ में आ जाएगा, ठीक। तो माइनस ये एज इट इज, और ये पूरा क्या था हमारा एफ एक्स के इक्वल था। तो हमने एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिला हमारा, माइनस टाइम एफ एक्स, यही कंडीशन मिल गई। तो ये कैसा है, एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होने की वजह से इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये था इसका वर्किंग प्रोसीजर। अब नेक्स्ट, तो 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर द एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स, ठीक है। इनसे जो एरिया बाउंडेड होगा चारों से, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहला क्या लिखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसकी जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बनता है, ये हमें पता है। तो पहली कंडीशन से ये बना। दूसरी से x एक्सिस के साथ होना चाहिए, तो हमें पता है x एक्सिस ये वाली होती है, तो ये आ गया। तीसरा बोला है लाइन -1, x -1 यहाँ होगा और x+1 यहाँ होगा। तो यहाँ से जब लाइन जाती है x इक्वल्स टू -1, तो वो इस टाइप की जाती है, और x इक्वल्स टू 1 यहाँ से जाती है, ठीक है। अब बोला है इन चारों से जो एरिया जाएगा उसको निकालना है, ठीक है। तो ये एक हो गया पहली इक्वेशन से, ये लाइन, ये एरिया, ये वाला, और इसमें इन चारों का जो कॉमन पोर्शन है कौन सा है, ये, इसका एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, -1 से लेके +1 तक करेंगे हम, यानी -1 से +1 वाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो -1 से +1, और वाई एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, यानी कि एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते ही हमारा जो शेडेड पोर्शन है या बाउंडेड रीजन है वो आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, x³/3, ये पता ही है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर एंड dx क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है और नीचे जो पावर आई उसको लिख देते हैं, ये इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से ये आया, और हमारी जो लिमिट्स लग रही हैं वो ये। तो जब इनमें रखेंगे तो 1/3 माइनस का माइनस ऑफ 1/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, और यूनिट लगाना ना भूलें, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आंसर आएगा हमारा इसका 8th का। तो ये 8th वाला भी हो गया। अब 9th देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। dy/dx इक्वल्स टू -4 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है तो हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होगा। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, y@0 इक्वल्स टू 1। तो पहला काम तो इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दिख रहा है ये सेपरेट हो जाएगी, यानी x के साथ x टर्म चल जाएगी, y के साथ y। तो ये वेरिएबल ऑफ सेपरेशन वाली फॉर्म है, सेपरेशन। तो y आ गया इसके नीचे यहाँ से, और dx चला गया सामने, तो -4x² dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका, रुको वेट मिनट, ये x और ये y² है, ठीक है, ये देख लेना। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा -1/y, और इसका करेंगे तो -4x² प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया -1/y, ये आ गया, ये कट गया इससे, तो -2x² प्लस c। अब हमें क्या बोला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है पहला काम। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये लिखिए कंडीशन, क्या दे रहा है, y@0 पे देगा 1, ये होता है x की वैल्यू, और ये जो लिखी होती है y की, यानी x0 और y1 रखना है इसमें। तो -1 y की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, -2 x की वैल्यू 0 रखनी है, प्लस c, और 0 से ये सारा 0, तो c की वैल्यू कितनी आई हमारी, -1। अब ये c को हमने से यहाँ पे रख देना इस सोल्यूशन में, जनरल सोल्यूशन में। तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, यानी -1/y -2x² और -1।
तो ये जो वैल्यू आई ये आया पर्टिकुलर सोल्यूशन। और पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमें क्या बोला था, हाउ मैनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कितने कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे इसमें। तो कोई कांस्टेंट दिख रहा है इसमें, यानी कि सी टाइप का कुछ दिख रहा है, नहीं ना। तो कितने हुए, 0। तो आंसर क्या हुआ इसका, एक भी नहीं होगा, यानी कि 0 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, इसका और वाला है। इसमें क्या बोला है, फॉर बट वैल्यू ऑफ n द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। यानी हमारी इक्वेशन दी है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई की पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन दी है, इसको बोला होमोजीनियस कब होगी, किस n की वैल्यू के लिए। तो हमारे को होमोजीनियस होने के लिए जितने भी टर्म हो, एक टर्म ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये, इन सब टर्मों की जो पावर होगी ऐड करके, ठीक है, वो सब सेम होनी चाहिए। यानी कि पहले में 3 आ रही है, इस वाले में देखो 2 और एक +1 3, 1 + 2 3। तो इस n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए होमोजीनियस होने के लिए, 3। तो आंसर क्या हो गया, n की वैल्यू 3 हो गई। तो क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी होमोजीनियस होगी तो उसकी जो पावरें होंगी टर्मों की वो सारी सेम होंगी, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस वेक्टर। इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर, तो ये वेक्टर हमारा -3/4 जे कैप है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या होगा, माइनस और लग जाएगा, -3 जे कैप। तो क्या वेक्टर है हमारा, +3/4 ऑफ जे। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड, यानी मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3/4 जे कैप अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल, जे कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, वेक्टर लिखा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो वही हमने यहाँ काम किया। तो ये आया हमारा 10th का आंसर। अब 11th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are represented by the vectors इतना एंड इतना। दो वेक्टर्स की साइड्स दी हुई हैं, तो बोला एरिया निकाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इस केस में, 1/2, ठीक है, मॉड, और जो साइड्स दी हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी 2i क्रॉस -3j, ये होगा, ठीक है। अब 1/2 एज इट इज, और जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, जो नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, यानी -6, और जो i है उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा j के साथ, ठीक है। और 1/2 -6 और i क्रॉस j क्या होता है हमारा, k कैप, और मॉड बार। अब जब मॉड सॉल्व करते हैं तो सिर्फ नंबर मिल जाता है पॉजिटिव, और नीचे कितना बचा, 2। तो कितना आया, 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर ए कैप एंड, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल पूछा है कितना होगा। एक ये है और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, एक चीज। अब नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने साथ में, बोला है कंडीशन दी हुई है कि ए कैप वेक्टर जो है और बी कैप वेक्टर जो है उसका ऐड करने पर मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इस कंडीशन के हेल्प से हमने एंगल बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो स्क्वायर कैसे खुलेगा, ये ए कैप वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये ऐसे सेम बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, और आगे +2 ए वेक्टर, ए कैप वेक्टर डॉट बी कैप वेक्टर, ये आ जाएगा, इंटू इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, इतना आया। अब ये यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, 1 + 1 + 2 ए कैप वेक्टर इंटू बी कैप वेक्टर इक्वल्स टू 1, इतना आया। अब 2 ए कैप बी कैप वेक्टर ये एज इट इज, ये कितना हो जाएगा, 2, तो ये सामने जाके -1, तो ये -1 मिल जाएगा। तो 2 ए कैप बी कैप, अब ए कैप बी कैप क्या आएगा, -1/2 आ गया। इतनी एक कंडीशन मिली इससे।
अब हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में फॉर्मूला क्या लगता है, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसके इक्वल होता है। अब अगर ए कैप वेक्टर अगर कैप में दिए हुए हैं तो ऐसे लिख देंगे इनका मैग्नीट्यूड, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए कैप बी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/2। ये यूनिट वेक्टर थे, ये तो यूनिट है मतलब 1 1 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1/2। और कॉस थीटा माइनस की 1/2 कब देता है, जब थीटा हो हमारा 2π/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इन दो वेक्टरों के बीच की जो एंगल आएगी वो कितनी आएगी, 2π/3। ये इसका सोल्यूशन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसको बोला है सॉल्व कर। तो हमको पता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है उस वेक्टर के जो कि नॉर्मल है वाई जेड प्लेन के। ठीक है, वाई जेड प्लेन, अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड हो गया। अब हमारे वाई जेड प्लेन के नॉर्मल, वाई और जेड ये वाले प्लेन के नॉर्मल कौन सा होगा, एक्स वाला होगा। ये वेक्टर ये होगा नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल होगा तो हमको पता है इस पे क्या पॉइंट होते हैं, एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो। ठीक है, तो ये क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो आया ये उस वेक्टर का जिसकी बात की जा रही है, यानी कि बाई जेड प्लेन के नॉर्मल, ये इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब हम किसी वेक्टर अगर कोई पॉइंट दिए ए बी सी, ठीक है, और बोला हो उसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा। डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करेंगे हम, तीनों को उनके मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे। सेम वे में बी को भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, सेम वे में सी वाले को भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो तीनों आएंगे है ना, ये और ये क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अब हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक्स कोमा जीरो, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, यानी कि 1 आया इससे, दूसरा क्या आएगा जीरो से, तो वो तो जीरो ही मिलेगा, तीसरे से भी जीरो, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर 1/3 एंड 1/4 इंडिपेंडेंटली। सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 एंड 1/4। ठीक है, पी ए की और पी बी की ये दी है, और बोला इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों अपने अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए। तो क्या बोल रहे हैं, चाहे एक करे चाहे बी करे या दोनों एक साथ कर दें प्रोबेबिलिटी सॉल्व या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, यूनियन वाला लगेगा। यूनियन का मतलब ये होता है या तो ये कर दे या ये कर दे या दोनों, तो यही लगेगा। और ये किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक साथ सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी, तो ये यहाँ रख देंगे। अब हम पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। अब वैल्यू रख देते हैं, पी ए कितनी है 1/3, पी बी कितना है 1/4, तो 1/3 माइनस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी सॉल्व करने का प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। भी हो तो कितनी कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट देख ले, रेन होने की और नॉट रेन होने की। कितनी कंडीशन हो गई, दो हो गई पहले दिन के लिए, ऐसे दूसरे दिन के लिए भी दो हो गई, तीसरे दिन के लिए भी दो हो गई, तो टोटल कितने दिन है, 7 दिन है। तो 2⁷ तो टोटल आउटकम्स है, यानी कि होना नहीं होना इनमें से ही है। ठीक है, अब हमारा है कि कितने दिन होगी, हमें चाहिए 7 में से कितने भी कोई भी 4 दिन हो जाए बारिश, यानी कि 7C4 हो गया। ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए, है ना। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, और जो आर है वो फैक्टोरियल, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का। तो ये क्या बन जाएगा, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 6, तो
सर 35, तो 35 हो गए फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2 की पावर 7, तो 35 अपॉन में 124 128 ये आया, ठीक है।